नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, महामारी विशेषज्ञ हूँ। और 15 साल से मैं एक एथिक्स कमेटी जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन एथिक्स कमेटी, नैतिकता जो देखते हैं। आजकल जो रेगुलेशन है, कोई भी तरह का मेडिकल रिसर्च हो, ट्रायल्स हो, या कुछ डॉक्टर्स का जो बिहेवियर हो रिसर्च में, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स में के साथ, या इवन पेशेंट्स के साथ, तो हर इंस्टीट्यूशन में, हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े अस्पताल में जहाँ रिसर्च होता है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होता है। और वो कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो बाहर के इंस्टीट्यूट का होता है, जिसमें कि वो सही निर्णय ले सके। तो मैं करीब 15 साल से ज़्यादा ही हो गया है, मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के मैं चेयरपर्सन रह चुका हूँ। रिसर्च एथिक्स कमेटी का अलग ट्रेनिंग होता है, उसका एथिक्स में ट्रेनिंग होता। हमने काफ़ी ट्रेनिंग लिया पिछले 15-20 साल में, और ट्रेनिंग दिया भी है। और कई हमने कमेटी को चेयर किया है, एथिक्स कमेटी को। बड़े अस्पतालों में, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूशन में भी मैं रह चुका हूँ एथिकल कमेटी में। और एएफएमसी के भी एथिकल कमेटी में आज मेरा आखिरी दिन था। आज मैं 7 साल से था, पर आज भी एथिक कमेटी से ही आ रहा हूँ मैं। और तो एथिक्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती है। एथिक्स, बायोएथिस्ट, और एथिक्स के ऊपर मैं जैसे कह रहा हूँ कि काफ़ी तरह तरह के हमने सिचुएशंस फेस किए हैं। मुश्किल होता कई बार निर्णय लेना, क्योंकि एथिक्स में कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि ये सच है ये गलत है। ये एथिक्स जो नैतिकता है, वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता, कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता। और फर्स्ट डू नो हार्म होना चाहिए। उसके अलावा आपका कोई एथिक्स में आता है, ऑटोनॉमी होना चाहिए, रिसर्चर का भी ऑटोनॉमी होना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट्स है उनका भी ऑटोनॉमी होना चाहिए। और जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनको भी, जो डॉक्टर उनको दवाई लिखता है या कोई प्रोसीजर करता है या कोई उसको डिवाइस देता है, तो वो भी बिगर किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर वो फिर अनएथिकल हो जाता अगर वो डॉक्टर इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स से। और सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है आजकल? धीरे धीरे जो फार्मा इंडस्ट्री है वो काफ़ी हावी हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर। और कई ऐसे आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं कि पहले भी हमने जैसे कई बार कहे थे, लेख आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, बड़े बड़े जर्नल्स के एडिटर आज से 20 साल पहले, बीएमजे, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट के जो एडिटर्स थे 20 साल पहले, उन्होंने कंबाइंड एडिटोरियल लिखा था कि जो मेडिकल जर्नल्स है, टॉप के जर्नल्स हैं, वो एक एक्सटेंशन काउंटर बन रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के। पहले मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो ये अनएथिकल हो जाता है ये, क्योंकि उसके जो फंडिंग अगर फार्मा करेंगे या ये करेंगे, तो ये लार्ज स्केल में हो रहा है, टॉप लेवल में हो रहा है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ में भी बहुत जो मेजर डोनर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जो वहाँ पे टॉप पोजीशंस में आ रहे हैं, जो साइंटिस्ट आ रहे हैं। अभी जो चीफ साइंटिस्ट है जेरेमी फरार, वो वेलकम ट्रस्ट में काम कर चुका हूँ। फार्मा में काम किया, फिर डब्ल्यूएचओ में आ गया, फिर डब्ल्यूएचओ से निकल के फिर फार्मा में चले जाते हैं। इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। ये बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है। सीडीसी में भी ऐसा था। अभी जब से ये नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, तो कई सीडीसी के लोगों को आउट किया है। और ये भी आपने सुना होगा कि एमआरएनए वैक्सीन भी पास हो गया था सीडीसी में, जब वो छुट्टी गए थे रॉबर्ट एफ कैनेडी।
वो छुट्टी गए थे तो सीडीसी ने पास कर दिया है, एफडीए ने, जो भी है उनका जो रेगुलेटरी बॉडी है, जब फिर ये लौट के आए छुट्टी से, उनको पता चला उनके गैर हाजिरी में एमआरएनए वैक्सीन बच्चों से लेके 11 साल के बच्चे तक पास किया, तो उन्होंने उन लोगों को फायर किया फिर से। तो ये सब चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है कि इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोफेशन का, और किसको हंटर पीटा जाता है? डॉक्टर्स जो नीचे काम कर रहे हैं पेशेंट के पास, उनको बोला जाता है कि आप फार्मा इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट नहीं लेना, आप पार्टी नहीं लेना, आप उनसे कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं लेना, कोई चीज़ स्पॉन्सर नहीं कराना उनसे। बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो डॉक्टर क्या होगा, उनके इस इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो उसके पास वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो अनएथिकल हो जाता है। वो वही दवाई लिखाएगा जो फार्मा इंडस्ट्री जो जो उसको फंडिंग कर रहा है, फॉरेन टूर दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है। तो वो बेशक ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। और अभी और जो, पर ये अगर हायर लेवल में भी तो ये होना चाहिए ना। अभी डब्ल्यूएचओ लेवल में अगर फार्मा इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, टॉप, माने ऊपर से ही अगर नदी गंदा आ रहा है, आप नीचे जो है डॉक्टर है डाउन स्ट्रीम में, वो नीचे है, वो पूरा गंगा ऊपर से ही जब मैला हो गया है, तो नीचे का पानी आप खाली साफ करोगे तो ऊपर से तो मैला पानी आ रहा है ना। तो ऊपर भी आपका जो पॉलिसी मेकर्स है, उधर भी एथिकल ये होना चाहिए। तो वो अभी बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस उधर चल रहा है। और यहाँ तक कि पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिकल डिसीजन, ये सब साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस भी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी आपको मालूम है, बड़े बड़े फार्मा कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं, तो फार्मा का लॉबिंग चलता है पॉलिटिकल डिसीजन में, जो कि मेजर डिसीजन हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ डिसीजन हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ये हमारे कंट्री में इलेक्ट्रल बॉन्ड है, यूएसए में उसको डार्क डार्क मनी कहते हैं। डार्क मनी ऐसा है, वो भी ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा है, जो अनअकाउंटेबल रहता है, जिसका कोई हिसाब नहीं रहता, और वो पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए दिया जाता है, डार्क मनी। तो इसके ऊपर अभी एक धर्म संकट ये आता है कि, और जैसे मैंने कहा अभी, हमने जिक्र किया था कि मेडिकल जर्नल्स इन्फ्लुएंस हो गए, फार्मा कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो एक एक्सटेंशन काउंटर बन गए फार्मा इंडस्ट्री का, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। खाली यही नहीं है, जो मेडिसिन का जो बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, हैरिसन्स का मेडिसिन है, हैरिसन्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसके कई ऑथर्स, शायद 25% से 30% या 50% ऑथर्स जो है, जो हैरिसन का बहुत मोटा किताब है, हर डॉक्टर को मालूम है हैरिसन्स मेडिसिन, उसके सर्वे में पाए गए थे कि उसके करीब, जो एडिटर्स है एडिटोरियल बोर्ड में, ये ऑथर्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के, 25 से 50% जो लोग हैं उनके फार्मा के साथ कनेक्शन है, दे हैव गॉट इंटरेस्ट इन फार्मा कंपनी आइदर एज कंसल्टेंट और एज सेल्स है। और आपको हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, उसके एडिटोरियल बोर्ड में जो हैरिसन है, एंथनी फॉची भी उनके एडिटोरियल बोर्ड में है। तो वो आप समझ गए। तो और वो हर डॉक्टर पढ़ता है, चाहे कोई भी, जनरल मेडिसिन सबको पढ़ना पड़ता है। और हैरिसन आज से 50 साल से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है मेडिसिन में। और उसके जो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, एक पीयर रिव्यूड पेपर है, कुछ साल पहले छपा था, जिसमें बताया था कि हैरिसन के ऑथर्स, कितने ऑथर्स को फार्मा के साथ टाइज है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या करें इसमें, क्या हम बिल्कुल डाइवोर्स ले लें? तो उससे भी आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा मेडिकल साइंस पीछे चला जाएगा। और इसको क्या, कैसा रिश्ता होना चाहिए? तो मेरा आज का, मैं सोच रहा हूँ टॉपिक का टाइटल देता हूँ कि ये कैसा रिश्ता है, और हमको मजबूरी है ये रिश्ता बनाए रखना है, डाइवोर्स लेने से काम नहीं चलेगा। एक हमने इसी के ऊपर, अभी तो महामारी के टाइम तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है, और इतना इन्फ्लुएंस आ गया था फार्मा का, महामारी के टाइम सबसे ज़्यादा आया था, जितने डिसीजंस थे सब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को तोड़ते हुए थे।
और एंथनी फॉची ने काफ़ी इसमें साइंस को पीछे ले गए। जैसे रिस्ट्रिक्शन मेजर, ये यहाँ तक जो टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, मार्टिन है, एक है जो मार्टिन कुल्डॉफ, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने महामारी के टाइम बोला था कि ऐसे साइंस को दबाया गया कि हम 400 साल पीछे चले गए साइंस में, विज्ञान में हम 400 साल, मेडिकल साइंस 400 साल पीछे चला गया जिस हिसाब से साइंस को तरोड़ा। और मार्टिन कुल्डॉफ ने, वो थे जिन्होंने जय भट्टाचार्य के साथ और सुनेत्रा गुप्ता के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सुनेत्रा गुप्ता ये हार्वर्ड में थे और जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड में थे, ये तीनों ने मिलकर बैरिंगटन डिक्लेरेशन अक्टूबर 2020 को दिया था कि भाई आप साइंस को फॉलो करो, जो लोग को ये बीमारी जो है वायरस से जिनको ज़्यादा है, एल्डरली को, उनको खाली फोकस प्रोटेक्शन दो, बाकी कोई स्कूल नहीं बंद करो, ऑफिस नहीं बंद करो। तो उनको फॉची ने बताया था कि वो किनारे वाले एपिडेमियोलॉजिस्ट है, फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। और अभी देखिए फॉची की जगह अभी जय भट्टाचार्य बैठे हैं अपने एफडीए के। तो जो भी है ये हमको तो अभी महामारी में देखने मिला था। तो तब मेरे को एक याद आया, मैंने एक एडिटोरियल लिखा था आज से 2013 को लिखा था, 12 साल पहले लिखा था, महामारी आने के 6 साल 7 साल पहले। एक मैंने संपादकीय लिखा था एक जर्नल में, हमारा, मैं एडिटर हूँ एक जर्नल का, उस जर्नल मैंने लिखा था, जो एडिटोरियल का टाइटल हमने दिया था, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द मेडिकल प्रोफेशन, जो मेडिकल, स्लीपिंग विद द एनिमी। स्लीपिंग विद द एनिमी मतलब आपको पास, आपके हित में नहीं है, क्योंकि फार्मा कंपनी अपने हित में काम करेगा, मरीजों के हित में काम नहीं कर रहा। और अगर सही डॉक्टर जो है उसको हमेशा मरीजों के हित में ही सोचना चाहिए, तो ट्रू डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ईमानदार डॉक्टर, इंटेग्रिटी वाला डॉक्टर। तो अगर वो फार्मा कंपनी कुछ ऐसा कुछ अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है जो कि सेफ ना हो, जो कि टेस्टेड ना हो, जो कि रिक्वायर्ड नहीं हो, पेशेंट्स के ऊपर कर रहा है, तो वो सही ईमानदार डॉक्टर का वो दुश्मन है, तो वो एनिमी है। पर उसके पास अगर पूरा रिश्ता ही हम काट देंगे तो साइंस वही 400 साल पीछे चले जाएगा, क्योंकि जितने अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है, और कोई भी डॉक्टर के पास या कोई भी, गवर्नमेंट फंडिंग भी बहुत कम हो गया रिसर्च में, तो कोई भी जो एडवांसेज है सब फार्मा इंडस्ट्री से ही हो रहे हैं। तो हमको रिश्ता बनाए रखना है, तो हमको दुश्मन के साथ सोना है, जैसे स्लीपिंग विद द एनिमी हमने जो टाइटल दिया था। बहुत पहले पिक्चर आया था शायद 1990 में, एक अंग्रेजी पिक्चर आया था, काफ़ी ऑस्कर मिले थे, स्लीपिंग विद द एनिमी, जूलिया रॉबर्ट्स थी शायद उसमें, स्लीपिंग विद द एनिमी। उसका हिंदी रीमेक भी हुए, कई 2-3 हिंदी रीमेक हुए। एक हिंदी रीमेक हुआ था जिसमें नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला थी शायद, उसका नाम अग्नि, अग्नि साक्षी ऐसा कुछ था। ये क्या है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं पर रिश्ता बराबर का नहीं रहता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन को दबाए हुए है और इस टाइप का है। तो वो, और अभी जो है, पर वो तो पिक्चर में, दोनों पिक्चर में वो वाइफ भाग जाती है, स्लीपिंग विद द एनिमी उनके साथ कुछ साल तो रहना था। तो हमारा ऐसा है कि हमको अभी कोई चॉइस नहीं है, हमको एनिमी के साथ रहना है, क्योंकि साइंस को आगे बढ़ाना है। तो उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने इस एडिटोरियल में लिखे थे। तो तो हमने ये लिखे थे कि काफ़ी चिंता वाली बात है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हाई प्रेशर मार्केटिंग, जो फार्मा वाले जो मार्केटिंग करते हैं बाय द फार्मा इंडस्ट्री ऑन ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन अपने क्रिटिकल थिंकिंग से डिसीजन नहीं पता कि उसका स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है और हाई प्रेशर मार्केटिंग है फार्मा इंडस्ट्री का। अब उसी टाइम, ये 2013 को हमने लिखा था, उस टाइम मेडिकल काउंसिल था ऑफ इंडिया, जो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है डॉक्टर्स का, फार्मा का। तो उस टाइम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला था, अमेंडमेंट निकाला था कि ये जो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है मेंबर्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, आप
इनके साथ कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं लोगे, कोई आप इनसे गिफ्ट नहीं लोगे, कोई इनसे स्पॉन्सरशिप नहीं लोगे अपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने इसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो द ग्राउंड रियलिटी सीम टू बी ड्राइविंग अ कंसेंस तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल ये नहीं करेंगे। तो हमने इसमें ये किया था कि हमारे जो मजबूरियां हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, कि हमको ये रिश्ता बनाए रखना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि इसका वजह हमने बताया था कि हम आगे बताएंगे कि ये हम जैसे तैसे हमको एनिमी के साथ एक घर में रहना है। क्योंकि इसमें मरीजों का भी हित नहीं होगा, मेडिकल एडवांसेस पीछे चले जाएंगे, क्योंकि फार्मा के पास जितना टेक्नोलॉजी जरूरत है वो फार्मा ही दे सकता है। तो फिर हमने इतिहास को देखा कि कैसे कैसे मेडिकल एडवांसेस हुए हैं। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री एंड द प्रोफेशन हैव कोलैबोरेटेड। मेडिकल प्रोफेशन और फार्मा इंडस्ट्री का इनिशियली काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन था, जिससे कि बहुत डिस्कवरीज हुए, बहुत एडवांसेस हुए। जैसे नई नई शादी होती है तो अच्छा होता है, धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। जो डोमिनेंट रहता है, यूजुअली जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो स्लीपिंग विद द एनिमी दिखा है, उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है, तो वो नीचे वाले को दबाता है। तो ऐसे ही अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है कि एक अनइक्वल मैरिज में दैट पैसा जिसके पास है, पैसा है, रिसोर्सेज है, वो दबा के हैं। तो हमको कैसे इसके साथ ऐसा रिश्ता कैसे बनाए रखना है। तो उसमें हमने दिया था कि लुइस पास्चर, उस उन्होंने रेबीज वैक्सीन पे काम किया था। और उससे क्या वैक्सीन इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ावा मिला। अभी वैक्सीन बड़ा डिबेटेबल हो गया आज के। हमको ऐसा कोई हमेशा एथिक्स में या कोई इसमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं रहता है। हमको देखना चाहिए कौन सा बीमारी है, कौन सा वैक्सीन है, वो देखना है। रेबीज जानलेवा था, 100%, आज भी जानलेवा है। वैक्सीन फेलियर्स होते हैं, मानते हैं, पर रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाया था, कई जानें भी बची है, अभी भी बचती होगी। 100% नहीं है, क्योंकि रेबीज नर्व में एक बार जाता तो कोई वैक्सीन नहीं काम करेगा। हालांकि चलो, रेबीज वैक्सीन के बाद दूसरे वैक्सीन भी बने थे। कई वैक्सीन से कोई जैसे जानलेवा है, टिटेनस से काफ़ी बच्चे मर जाते थे, नियोनेटम टिटेनस। टिटेनस में भी 40% है, अभी भी चोट तो उसका भी टॉक्सोइड अच्छा है, उससे भी काफ़ी जानें बचती है। और पोलियो में बहुत आप देखे होंगे, हम जब छोटे थे तो कई हमारे साथी मोहल्ले में या स्कूल कॉलेज में पोलियो के निशानी होते थे, आज देखने नहीं मिलेंगे। और ये भी मैं मानता हूँ कि आज के तारीख में हो सकता है कि पोलियो वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। पर जब बीमारी ज़्यादा था तब हमको हैंडीकैप्ड बच्चे ज़्यादा दिखते थे। और सीवियर पोलियो में डेथ भी हो जाता था, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो वो चीज़ें अभी देखने नहीं मिलता। तो अभी हमको खाली बुरा चीज़ ही देखने मिलता है। उसके लिए भी अभी जो ओरल पोलियो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, क्योंकि उससे लाइव रहता है, उससे रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर स्मॉल पॉक्स बहुत जानलेवा बीमारी था, उसमें भी उसका वैक्सीन से भी हमको एडवांस हुआ है, इरेडिकेट ही हो गया। हालांकि जब शुरू शुरू में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में थे, सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का ही रहता था। पर जो बीमारी था वो बहुत ही जानलेवा था, 40% था। और कुछ लोग अंधे हो जाते थे, और कईयों को मार्क तो परमानेंट होते थे। तो इट वाज देयर। तो हालांकि साइड इफेक्ट भी काफ़ी था। धीरे धीरे वैक्सीन जब नया बना था, साइड इफेक्ट रहता है। तो अभी बाद में रिफाइन हुआ, बाद में इरेडिकेट हो गया इसमें। तो जे ये तो खैर वैक्सीन है। फिर फ्लेमिंग का डिस्कवरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही था, फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो उसने एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, उससे बहुत मेडिकल एडवांस है। आज भी हम एंटीबायोटिक से कई कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट कर पाते हैं जो पहले जानलेवा होता था। इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके बाद फिर वो स्केल अप हुआ था इंडस्ट्री। तो उसमें ये कोलैबोरेशन डॉक्टर्स और इंडस्ट्री से काफ़ी एडवांसेस हुए थे। पर उसके बाद ये भी बताया हमने हमने कुछ रिसर्च किया था कि इतिहास में काफ़ी बेईमानी भी हुई थी। फार्मा इंडस्ट्री करता है बेईमानी, और अभी तो शायद बहुत ज़्यादा कर रहा है। बेईमानी भी हुआ था। देयर हैव बीन शेमफुल मिसकंडक्ट्स बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन फॉर पर्सनल गेन। दोनों तरफ से बेईमानी हुआ। कुछ डॉक्टर्स भी पर्सनल गेन के लिए
आ गए टेम्पटेशन में, और फार्मा तो हमेशा रेडी रहता है। तो which include fudging of trial results in favor of sponsors and the prescription of drugs unnecessary to patients। डॉक्टर्स कहीं जाने में कहीं अनजाने में, क्योंकि हमने कहा कि हैरिसन का किताब भी ये हो गए, फार्मा इंटरेस्ट आ गए उसमें। डॉक्टर्स जो लिखे हैं, ऑथर्स है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कैरियर साइंटिस्ट, उनको फार्मा के साथ ये है। मेडिकल जर्नल्स भी ऐसे हैं। तो ये कहाँ पे ये सब बेईमानी चालू हो गया उससे। अब देखिए, फायदा तो हो रहा है, फायदे के साथ साथ बेईमानी भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। तो हमको क्या है, अभी दोनों का रिश्ता हम पूरा नहीं तोड़ सकते। अगर होगा तो फिर हम बैठे रहेंगे, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। काफी ये मतलब सीधा आंसर हाँ नहीं में नहीं है। हम 3 बार तलाक 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 करके नहीं अलग हो सकते, या तो तो इतने ये हुए थे बेईमानी, बड़े बड़े बेईमानी हुए, दोनों तरफ से हुए, फार्मा से ज्यादा हुए। डॉक्टर्स तो आ जाते हैं बेचारे, कई बार पता भी नहीं चलता है। अभी स्टैटिन का भी काफी चलता है, अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन है, कई वो डिबेटेबल है, दोनों तरफ पोलराइज हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था कि टोटल बैन कर दो रिश्ता, माने टोटल डाइवोर्स कर दो, डॉक्टर और फार्मा को बिल्कुल अलग कर दो, टोटल बैन ऑन एनी इंटरेक्शन, बातचीत ही नहीं करेंगे। और जो लोग सपोर्ट करते हैं डॉक्टर इंडस्ट्री का जो रिश्ता, एग्जाम्पल देते हैं कि कितने बड़े बड़े एडवांसेस हुए हैं इन दोनों के कोलैबोरेशन से। दोनों अगर साथ मिलके काम किए हैं, दीज टू एक्सट्रीम व्यूज। तो अभी एक व्यू बोलता कि इन लोग इकट्ठे रहना चाहिए, एक व्यू बोलता बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो अभी क्या है कि एक तरफ बहुत अच्छा है, बहुत एडवांसेस हुए हैं, बहुत, ये स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ये रिश्ते से आ गया एंटी। एक तरफ सफेद ही सफेद है, एक तरफ बहुत बेईमानी हुई है, ब्लैक है। इन दोनों के बीच में मोस्ट ऑफ द एरिया न काला है न सफेद है, ग्रे है। तो इसके बीच में हमको कैसे, नाजुक रिश्ता है, अगर हमको रहना भी है साथ साथ एनिमी के साथ, तो एक कोई रिश्ता बना ले कि जिससे कि वो भी हमको एक्सप्लॉइट नहीं करे, हम भी उसका इसमें ना आ जाए, उसके माया जाल में ना आ जाए, सिडक्शन या। तो उसके लिए, और फिर अगर आंकड़े हम देखें तो सच्चाई क्या है। प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू हडसन इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है, मैं 2013 का बता रहा हूँ, ये 10 साल 12 साल पुराना है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर ग्लोबल, जैसे HIV एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, अदर जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, इज ओवर $2 बिलियन, $2 बिलियन के ऊपर 2013 को वो खर्चा कर रहा था, अभी शायद और ज़्यादा हो। और when compared with annual budget of government and international health agencies, WHO, यूनिसेफ, ये सब मिला के भी the combined aid of pharma industry rivals and even exceed that of the public sources। मतलब फार्मा इंडस्ट्री का इतना फंड लगाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि ये सब गवर्नमेंट ये सब मिला के भी उससे भी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये हम पूरा काट देंगे तो हमारा बहुत सारा मेडिकल एडवांसेस स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। और ये तो तब की बात है, और 2013, आज 2025 भी ले लो, तो फ्यूचर में अभी आप देख रहे हो 10-12 साल में बहुत सारे एडवांसेस हुए आपके, रोबोटिक्स आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और भी बहुत ये हो रहे हैं। तो फ्यूचर हमने तब बताया था, फ्यूचर अभी लग रहा है कि 10 साल में फ्यूचर आ गया है। फ्यूचर विल सी मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है मेडिकल साइंस में, इन डाइवर्स फील्ड सच एज सर्जिकल रोबोटिक्स, आ गया अभी सर्जिकल रोबोटिक्स, टेलीमेडिसिन वो भी आ गया अभी, ये 2013 को मैंने लिखा था। एंड डिजीज डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, अभी नए डायग्नोस्टिक मेथड्स भी काफ़ी आ रहे हैं, AI से डायग्नोस्टिक्स आ रहे हैं, AI से जैसे एक्सरे इमेजेस पढ़ लेंगे, या आपका पैथोलॉजी के इमेजेस पढ़ लेंगे। दिस टेक्नोलॉजिकल, इसमें क्या टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होगा,
तो उसमें डॉक्टर्स को कोलैबोरेट खाली फार्मा इंडस्ट्री के साथ ही नहीं करना पड़ेगा, आईटी इंडस्ट्री के करना पड़ेगा, मेडिकल डिवाइसेस के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और फार्मा इंडस्ट्री के साथ तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद यही है कि जो सत्य ये है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे ये आएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहेंगे। और हमारे पास इंडस्ट्री और प्रोफेशन के पास कोई ये नहीं है कि बस उसको स्लीपिंग विद द एनिमी, दुश्मन के साथ उसको रहना ही पड़ेगा एक ही घर में। और जैसे कहते हैं ना, राजनीति, राजनीति एक अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। पॉलिटिक्स में कई बार दुश्मन के साथ भी एक ही बिस्तर में सोना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि हमारा प्रोफेशन में भी दुश्मन के साथ स्ट्रेंज बेड फेलो, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, अनजान लोगों के साथ पॉलिटिक्स में, तो इसमें भी वही है, स्लीपिंग विद द एनिमी के अलावा कोई चारा नहीं है। पर उसकी वजह क्यों है, क्यों मजबूरी है? ये मजबूरी है कि पहला पॉइंट हमने बताया, मेडिकल प्रोग्रेस इज गुड एंड बेनिफिट्स मैनकाइंड। मेडिसिन में जो एडवांसेस होते हैं वो अच्छा है, वो इट बेनिफिट्स मैनकाइंड। फिर इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री या दूसरा भी जितने भी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, इज रिस्पॉन्सिबल टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस। सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रोग्रेस इंडस्ट्री के पुश से ही हुआ है, कितना भी बदनाम हो, कितना भी ये है। इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्रेस रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डॉक्टर्स, और इंडस्ट्री अकेले नहीं प्रोग्रेस कर सकता, उसको डॉक्टर्स का भी इनपुट चाहिए उसको गाइड करने के लिए। और अगर पूरा आप अलग हो गए, पूरा रिश्ता आपने तोड़ दिया इंडस्ट्री के साथ डॉक्टर्स ने, तो हम कल के जो डॉक्टर होंगे, टीचिंग टुमारोज डॉक्टर्स यस्टरडेज मेडिसिन, पुराने मेडिसिन हम पढ़ाएंगे आने वाले डॉक्टर्स को। अब आप कुछ कहेंगे, देखिए अभी क्या हुआ कि इतना ज़्यादा एक लिमिट के बाहर ये हो गया, या प्रॉफिट मोटिव, या ये मैं इसके इससे इनकार नहीं करूँगा कि ये महामारी के दौरान तो काफ़ी एक्सपोज हो गया फार्मा इंडस्ट्री, और पॉलिटिक्स और ये साइंस बहुत पीछे रहा, तो ये हम इसको नॉर्मल नहीं लेंगे हम। और इससे क्या हो गया, कई लोगों का विश्वास उठ गया, पब्लिक ट्रस्ट, और सही में 400 साल पीछे चला गया। 400 से मैं बोलूँगा 2000 साल पीछे चला गया, जैसे मार्टिन कुल्डॉफ ने कहा था। क्योंकि अभी क्या है कि कई लोग इतना मॉडर्न मेडिसिन से इतना उनका ये उठ गया है विश्वास, पढ़े लिखे लोग सबका ही उठ गया है, कई लोगों का, मैंने मेजर सबका तो नहीं हुआ। तो वो अभी कोई भी मेडिसिन की तरफ जा रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये मेडिसिन जो कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वो बहुत आगे था अपने टाइम में, पर अभी उनको भी आगे आना है। अभी जो हमारे पुराने सिस्टम्स है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, जो भी है, उनको अभी जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक प्रिसीजन मेडिसिन, इससे उनके मेडिसिन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो उनको भी फार्मा चाहे या ना चाहे, उनको भी मदद लेना पड़ेगा फार्मा इंडस्ट्री से, या मॉडर्न मेडिकल जितने भी डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, जेनेटिक्स है। और ऐसे करके देखिए, चाइनीज मेडिसिन जो पुराना 2000 साल पुराना उनका एक रूट था आर्टेमिसिया, उससे अभी मॉडर्न एंटी मलेरिया ड्रग निकला, आर्टिमेसिनिन, आर्टिमेसिया जो है उससे अभी उससे निकला, क्योंकि उन्होंने कंबाइन किया कि एंसेंट है उसको आगे। अगर हम बिल्कुल इंडस्ट्री से अलग हो जाएंगे तो हमारा मॉडर्न मेडिसिन भी 400 साल पीछे चला जाएगा, और हमारे जो बहुत रिच ट्रेजर ऑफ एंसेंट मेडिसिन है वो भी वंचित रह जाएगा एडवांसेस से। चरक सुश्रुतरा उस टाइम आगे थे, अभी हमको मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न जो भी साइंटिफिक मॉडर्न साइंस से आगे बढ़ना है। कहते हैं अभी होम्योपैथ वाले भी कहते हैं क्वांटम थ्योरी है ये, पर अभी उसको प्रूव करना ना, अभी के क्वांटम थ्योरी के साथ उसको प्रूव करना है आज के तारीख में। थियोरिटिकल इससे नहीं ये होगा। हैनीमैन को कहाँ मालूम था क्वांटम थ्योरी क्या है, पर अभी अगर आप कहते हैं क्वांटम थ्योरी, तो अभी इसमें एस्टेब्लिश करना है, तभी जाके हमको जनहित में ये होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री और ये इन दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, जैसे इक्वल म्यूजिक होना चाहिए, जैसे एक कपल का रिश्ता, एनेमी नहीं से, स्लीपिंग विद द एनेमी है, अगर एनेमी भी है तो बीच में ऐसा होना चाहिए। अभी मैं एक पिक्चर कौन सा देख रहा था, कोई
दोनों, एक आदमी और एक औरत जो कि एनिमी टाइप ही है, उनको एक कमरा शेयर करना रहता, तो वो एक ये लगा देते, सीमा लगा देते कि ये रहा बीच में, बिस्तर के बीच में बड़ा सा तकिया, ये आप अपने साइड रहोगे, हम अपने साइड रहोगे, कोई दूसरे को हावी नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उठाएगा। तो ऐसा हमको स्लीपिंग विद द एनिमी करना है, पर इक्वल टर्म्स में करना है, और ऐसे टर्म्स में करना है जिसमें पब्लिक ट्रस्ट आए, ट्रांसपेरेंसी आए। अभी जैसे कई ट्रायल्स करते हैं, डेटा नहीं बताते, पब्लिक इसमें नहीं डालते। कई अगर कोई चीज़ का दुष्प्रभाव होता है उसको छुपाने की करते हैं। ये अभी सही में अभी बहुत बुरा माहौल है। अभी क्या है कि कई डॉक्टर्स जाने में अनजाने में फार्मा के इन्फ्लुएंस में आ गए और कुछ दुष्प्रभाव हो गए। तो अभी क्या है, फार्मा तो दबाव में रहता है, और वो दुष्प्रभाव को छुपाने के लिए ठीक से शोध नहीं कर रहे। तो इससे क्या है कि बच्चे नहीं होते, पब्लिक समझ जाते हैं कि आप कुछ छुपा रहे हो, वो समझ जाते हैं। इससे पब्लिक ट्रस्ट अभी बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है, और ये देख के हमको काफी चिंता होता है कि इससे क्या है कि किसी को फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए जो फार्मा इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोफेशन के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, और ये हमने 3 तरीके से दिए थे कि हर डॉक्टर को मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देना चाहिए कि फार्मा के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर फार्मा कोई आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो समझना चाहिए कि वो सॉलिड साइंस पे है या वो प्रोपागेंडा है। आजकल प्रोपागेंडा चल रहा है, कोई नया टीका आएगा, उसका साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है, उसके ऊपर कोई फिल्म स्टार को बुला रहा है, कोई ये लड़ रहा है। इमीडिएटली डॉक्टर्स को लगना चाहिए ये प्रोपागेंडा ज़्यादा तब होता है जब साइंस कमजोर होता है। तो प्रोमोशनल लिटरेसी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। साउंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन कैसे, आपको डेटा, आंकड़े, गुड टच, उसको हम गुड टच कहेंगे। जैसे आप किसी को ऐसे टच करते हो, आप एक कोई ऐसे सिर में भी कर सकते हो, गुड टच है। और प्रोमोशनल मटेरियल, प्रोपेगेंडा क्या है, बैड टच है। आप बच्चे को सिखाते हैं ना, ये कोई बड़ा आदमी आपको इधर उधर छुएगा तो उससे दूर रहना। तो ऐसे डॉक्टर्स को समझाना है, भाई ये फार्मा से जब आप डील करोगे, आपको मालूम होना चाहिए गुड टच क्या है, कि वो आंकड़े से बता रहा है, आप भी उसको डेटा है ट्रांसफर। और दूसरा, अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहा, फिल्म स्टार को लग रहा है ये ला रहा वो ला रहा, जो कि किया था अभी और अभी भी नहीं, तो वो मतलब बैड टच है। वो डॉक्टर्स का क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि उसको आंख बंद करके नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारा मेडिकल एजुकेशन भी कमजोर है आज के तारीख। 2 साल तो कोविड के दौरान बंद कर दिया। वो डॉक्टर कैसे बनेगा, वो तो डर डर के पेशेंट देखने को आजकल डरते हैं, आजकल के स्टूडेंट, क्योंकि 2 साल उनको गैप दे दिया। 2 साल बनाना था ना मेडिकल कोई। अभी कोई अगर कल लड़ाई लग जाए, वॉर, तो आप क्या ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दोगे क्या? और आप कहते हो कि हम डॉक्टर्स को तो सोल्जर्स है, वॉरियर है वो डिजीज के, तो वॉरियर को 2 साल का बंद क्यों कर दिया उनका ट्रेनिंग? महामारी चल रहा था तो वॉर चल रहा था, आप कह रहे हैं ना वार फुटिंग में हम लड़ेंगे। जो भी किया, बड़ा चढ़ा के जो भी किया, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को घर क्यों भेज दिया आपने उनको? और जबकि उनको कोई रिस्क भी नहीं था, डेटा आ गया था कि यंग एज में कोई 0 के बराबर उसका मोर्टेलिटी रेट था वायरस का। तो ये सब तो मेरे को लगता पूरा ये था, ये एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन था, डरा। जैसे अभी स्लीपिंग विद द एनिमी जो डोमिनेंट ये होता है, अभी तक तो हमारे सोसाइटी में मेल ही है, फीमेल अभी हो रहे हैं शायद। तो वो डरा देता है दूसरे पार्टनर को, डरा देता है, तो वो फिर ऐसा डिपेंडेंट कर देता है कि वो भागना भी चाहेगी तो वो नहीं भाग पाएगी, वो स्लीपिंग विद द एनिमी मजबूर हो जाता है। तो ये इक्वल नहीं है, ये सब मेरे को लगता है ये डोमिनेशन का टैक्टिक्स था, डराने का, कि मेडिकल स्टूडेंट्स को भी घर भेज दो। लड़ाई में सोल्जर्स को घर नहीं भेजते हो, या रिक्रूट्स को घर नहीं भेजते, मिलिट्री रिक्रूट्स को, उनको ट्रेनिंग और इंटेंसिव कर देते हो जब वॉर होता है। यहाँ आपने उनको नाजुक बना दिया उनको। तो अभी लाइफ लॉन्ग उनको बीमारी से डरेंगे ना। यहाँ यार कोविड के टाइम, यार कोविड क्या था, इसका कोई मोर्टेलिटी नहीं था उनके एज में। तो ये मेरे को लगता है मेडिकल एजुकेशन को हम बात तो कर रहे हैं इसको टफ बनाने का, पर अभी आता है कि इसमें भी करप्शन चल रहा है यार।
अभी पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कितने करोड़ों का स्कैम चल रहा है एडमिशन में, उसमें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। गवर्नमेंट में भी होता, मैं एमपी का हूँ, व्यापम देखिए गूगल सर्च करके, कितना करप्शन हुआ था गवर्नमेंट सिस्टम में। व्यापम पता भी नहीं चलता, प्राइवेट में तो पकड़े जाते पता चल जाता, गवर्नमेंट में तो पता भी नहीं चलता। वो कहने वाली बात है कि ये सिस्टम नहीं तो उसको ऐसा कर दो, तो उसका कुछ नहीं है। ये लोगों को जब तक एक वैल्यू सिस्टम सोसाइटी में नहीं चेंज होगा। मैं बोल तो इतना रहा हूँ कि मेरे को कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है कैसे इससे हम निकलेंगे इतने गहरे अंधेरे से। ये फार्मा को ही हम ब्लेम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट पॉलिटिकल सीट्स, व्हाट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, व्हाट अबाउट एडमिशंस टू मेडिकल कॉलेजेस, टाइप ऑफ ये हम ले रहे हैं। खुद ही करना पड़ेगा जो है। ये हमको लगता है कुछ 50% भी डॉक्टर्स अगर ऑनेस्ट है तो आ जाएगा, टेक ऑफ हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा हमारा प्लेन। तो क्योंकि इसमें देखिए रिश्ता तोड़ने से भी नुकसान है, अब रिश्ता है तो वो उसमें भी कई ऐसे ग्रे एरियाज है, कैसे करें ये। फिर एंकरेजिंग गुड रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस, दूसरा पॉइंट ये है। पहला तो है कि डॉक्टर्स को आप ट्रेनिंग दो कि जो फार्मा वाले अपना प्रोडक्ट के बारे में उसको प्रमोट कर रहे हैं विथ डेटा या उसको प्रोपेगेंडा से कर रहे हैं, गुड टच बैड टच। दूसरा है कि गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए और गुड और इक्वल फुटिंग होना चाहिए। साइंटिफिक इंटरेक्शन होना चाहिए, लीडिंग टू enhance skill that will benefit patient and community without the possibility of interaction being viewed as inappropriate activity। दोनों को ऐसा काम करना चाहिए कि जो कि साइंटिफिक ये होना चाहिए, और जितने भी उनके ट्रांजैक्शंस है उसको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी। तो फिर पब्लिक ट्रस्ट ये होगा। अभी जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप बताते हैं, अभी कोई आप ट्रायल कर रहे हो टीके का, उसका जो एडवर्स इवेंट्स है जो लोग ट्रायल कर रहे हैं उन्हीं लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट नहीं होगा, वो फार्मा वाले उनके साथ मिले हुए हैं। मॉनिटर कोई थर्ड पार्टी करेगा जो इंडिपेंडेंट होगा और अच्छा सिस्टम होगा, तभी जाके ट्रस्ट होगा। तो अभी ये सिस्टम, और तीसरा है वही, तीसरा वही है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सब चीज़ में, ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बोथ पार्टीज वाइल अलाउइंग हेल्दी नेटवर्किंग। आपका नेटवर्किंग चाहिए, हमको इंटरडिसिप्लिनरी चाहिए, हमको डॉक्टर को फार्मा के साथ इंटरेक्शन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पर हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमको बहुत चाहिए। जो साइंस एडवांस कैसे हुआ दूसरे फील्ड से, इससे फील्ड अपने अपने इसमें रहेंगे तो उससे नहीं एडवांस होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पुराने सिस्टम को भी मॉडर्न सिस्टम से नेटवर्किंग होना चाहिए, पर ऐसे नहीं होना चाहिए खिचड़ी जैसा। अभी जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन बोलता है कि इंटीग्रेटेड पढ़ाएंगे उनको हम फर्स्ट ईयर से, वो नहीं, पहले साफ करो, पहले अपना मॉडर्न मेडिसिन को साफ करो, एंशियंट मेडिसिन को भी आगे लाओ, उनको भी साफ करो। उसमें भी है, उसमें भी इंडस्ट्री आ गया है। अभी आप आयुर्वेदा का देखेंगे, इट इज़ अ मेजर इंडस्ट्री। तो उसका भी कोई देखना है हमको कि उसमें भी प्रोपेगेंडा ज़्यादा है कि एक्चुअली हुआ क्या, सबको फिर एविडेंस बेस में लाना है विथ मॉडर्न मेथड्स। ऐसा नहीं चलेगा अपने पास्ट में ऐसा था, पास्ट में बहुत अच्छा था, पर आज के तारीख में उसको एक ही लेवल में लाना है, रोबस्ट प्लेटफॉर्म में लाना है, सबके साथ इक्वल फुटिंग में लाना है। तो ये मेरा आज ये था कि इजी नहीं है, इजी आंसर्स नहीं है, इजी आंसर्स नहीं है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है कि हमारे लोग भी आंख बंद करके विश्वास, अंधविश्वास में चलते। मॉडर्न मेडिसिन में भी अंधभक्त है जो है लेटेस्ट, और अल्टरनेटिव मेडिसिन भी अंधभक्त है, भाई हम तो यही कराते हैं, हम तो होम्योपैथी कराते हैं, हम तो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके पास सब आंसर्स है। उसमें भी सवाल पूछो, इसमें भी सवाल पूछो, मॉडर्न मेडिसिन में भी सवाल पूछो, और ट्रांसपेरेंटली पूछो कि भाई कितने, और डेटा के साथ पूछो। अपना इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। 99% मैं कहूँगा यार, 90% तो है ही कि कोई कितना भी बीमार हो, कुदरत सबसे बड़ा ये होता है, अपने आप कुदरती ठीक हो जाता, टाइम की बात है। इसलिए तो कोई भी सिस्टम होगा वो बोलेगा देखो 10 में से 9 को तो ठीक कर दिया, तो कोई भी डॉक्टर फेमस हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करे। 100 में से 10 मरीज जाएंगे, 90 बन जाएंगे, और 10 में से 9 जाएंगे तो 9 वाले उनकी तारीफ करेंगे, देखो हमको ठीक हो गया। एक हवा वो तो चला गया, वो जब चला जाएगा वो थोड़ी बोलेगा कि मैं
वो रहेगा ही नहीं सामने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो कोई भी मेडिसिन सक्सेस रेट 90% है, कुदरत का कमाल है। नेचर, टाइम और पेशेंस सबसे बड़े वैद है, फिजिशियन है, डॉक्टर है। कुदरत, वक्त और धैर्य। अब ये तीनों चीज आज लोगों के पास नहीं है। ना वो कुदरत पे बिलीव करते हैं, वो फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट मेडिसिन, फास्ट ये फास्ट टीका। और पेशेंस तो है ही नहीं। T20 चाहिए, टेस्ट मैच कब बंद हो गया, वनडे बंद हो गया, T20 फटाफट। और तीसरा क्या बोला था, धैर्य, पेशेंस नहीं है। टाइम तो बिल्कुल नहीं है आजकल। टाइम कहाँ है, रात को 12 बजे के बाद सोते हैं लोग, दिन भर बिजी रहते हैं, टीवी देखते हैं, ये देखते हैं वो। तो टाइम भी नहीं है, जल्दी बीमारी ठीक होना है। कुदरत पे, नेचर में विश्वास कम हो रहा है, और पेशेंस भी नहीं है। तो ये बताना था हमको आज। और हमारा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UHO। मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा, अगर कुछ डोनेशन करना है कर सकते हैं। ऐसे भी चल ही रहा है, पर अगर करेंगे तो कोई हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आना चाहते, हम कोई एनिमी के साथ सोना नहीं चाहते। आप लोग योगदान देंगे तो उससे हमारा गुजारा चल जाएगा। जो फकीर होता है ना, वो भी जी लेता है लोगों के इससे, श्रद्धा से। तो आप अगर देंगे चला लेंगे। धन्यवाद।